अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नॉवल स्टॉक। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। नॉवल असीर जां की एपिसोड 2 आपकी खिदमत में हाजिर है, जिसे लिखा है हया खान ने। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए नॉवल की तरफ चलते हैं। दादो, ये घर है, आप तो महल में रहती हैं। किसी बादशाह सलामा से शादी हुई थी क्या आपकी? सिकंदर हाउस के अंदर कदम रखते ही हानम की आंखें चकाचौंध हुई थीं। आपका तो गार्डन भी मेरे घर से बड़ा है। हानम ने एक और जुमला फेंका, जिसे सुनकर ज़ियान और दादो उसे देख मुस्कुराई। बेटा, इसे अपना ही घर समझो। आओ अंदर, चाय के बाद तुम्हें आराम से पूरा घर दिखाऊंगी। दादो ने उसे प्यार से कहा तो हानम को हैरत से हिचकी लगी। अरे, कैसी बातें कर रही हैं दादो? इतना हैवी तो मुझसे समझा भी नहीं जा रहा। हानम ने हंसते हुए कहा तो दादी भी नफ़ी में सर हिलाते हंसने लगीं। ये लड़की वाकई इन्हें प्यारी लगी थी। वो उठकर किचन में आई। वहाँ दीगर मुलाजमें भी काम कर रही थीं और दादो को आते देख वो एक तरफ होती काम में लग गईं तो हानम भी उनके पीछे पीछे आई और पूरे किचन में नज़रें घुमाने लगी। किचन भी नए तर्ज पर बना हुआ था, साफ शिफाफ। वो उसे बेहद अच्छा लगा। वो दादो को शौक से देखने लगी जब वो चाय चढ़ाते बाहर आईं। और बेटा, तुम्हारे घर में कितने लोग रहते हैं? दादो के सवाल पर हानम के चेहरे पर जो मुस्कान खिली थी वो आहिस्ता आहिस्ता ढलती गई। मेरे घर में मेरा एक भाई है, छोटा, और फूफू हैं। हानम ने नज़रें झुकाते जवाब दिया तो दादो ने परेशानी से उसे देखा। और माँ बाप, अम्मी अब्बू का तो इंतकाल हो गया था कुछ सालों पहले कार एक्सीडेंट में, इसलिए मैं और मेरा भाई जैद फूफू के साथ रहते हैं। हानम की आंखें नम हो गई थीं अपने माँ बाप के जिक्र पर। दादो उसके पास आई थी और उसे अपने सीने से लगाया था। मुझे माफ़ करना बेटा, मैंने तुम्हारे गम ताज़ा कर दिए। दादो की बात पर हानम ने सर उठाया और धीमा सा मुस्कुराई। कोई बात नहीं दादो, आप शर्मिंदा ना हो। फिर अब तुम क्या करती हो? पढ़ती लिखती हो? दादो ने पूछा तो हानम ने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं दादो, पढ़ाई तो जितनी करनी थी कर ली, बस अब तो पेट पालने के लिए जॉब ढूंढ रही हूँ। लेकिन सबको एक्सपीरियंस चाहिए, कोई मौका देने के लिए तैयार ही नहीं है। हानम ने माथे पर बल डालते कहा। जो परेशानी में वो भूल गई थी और इस थोड़ी देर में वो फिर सर आ पहुँची थी। अगर तुम पढ़ी लिखी हो तो क्या मैं अपने पोते से बात करूं तुम्हारी जॉब की? दादो की पेशकश पर हानम ने सर उठाकर देखा। क्या वाकई दादो, सच में? क्या वो मुझे जॉब दिलवा सकते हैं? हानम ने खुश होते पूछा तो दादो ने भी मुस्कुराकर सर हिलाया। जी बेटा, तुमने मेरी जान बचाई है। अगर आज तुम ना होती तो शायद मैं जिंदा ना खड़ी होती यहाँ। दादो के कहने पर हानम पेशानी पर बल डालते उनका हाथ थाम गई। कैसी बातें कर रही हैं दादो? मैं नहीं होती तो कोई और होता, लेकिन आप ठीक होती, ऐसी बातें नहीं करें। हानम की मोहब्बत पर दादो ने भी उसका हाथ पकड़कर मजबूती से, बहुत अच्छी बच्ची हो तुम, कहा। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी तरबियत बहुत अच्छी की है, अल्लाह इन्हें इस बात का अजर ज़रूर देगा। दादो को वो झल्ली सी मासूम सी लड़की बहुत अच्छी लगी थी। आप भी बहुत अच्छी हैं। मुझे ऐसा लगता है ये शफ़क़त भरे हाथ मेरी माँ के हों। बड़ों की दुआएं बहुत ज़रूरी होती हैं ज़िंदगी के लिए। आप भी मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह मेरी मुश्किल आसान करे। उसने दादो का हाथ चूमते कहा तो वो भी मुस्कुराई। आज से तुम हमेशा मेरी दुआओं में रहोगी। उनकी बात पर हानम उनके गले से लगी कि उसका दिल भर आया था। अपने घर में कहाँ उसे ये मोहब्बत मिलती थी। यहाँ तो सेंटी मोमेंट्स चल रहे हैं। भाई क्या हुआ है? ज़ियान पूरे लाउंज में इन्हें ढूंढता किचन की तरफ आया तो वो दोनों एक दूसरे के गले लगी हुई थीं। अरे हीरो, तुम कहाँ चले गए थे? हानम के हीरो कहने पर ज़ियान फिर मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट देख हानम समझ गई थी कि उसका हीरो कहना पसंद आया है ज़ियान को। बेसाख्ता उसने और दादो ने उसकी मुस्कुराहट पर कहका लगाया तो वो खजल सा मुस्कुराया। क्या मैं आपको हानम आप ही कह सकता हूँ? ज़ियान ने मुस्कुराते पूछा तो हानम भी प्यार से मुस्कुराई। हाँ, क्यों नहीं, मेरा तो वैसे भी एक छोटा भाई है, अब मेरे दो भाई होंगे। ज़ियान का दिल खुश हो गया था। उसकी तो कोई बहन नहीं थी और हानम उसे बहुत पसंद आई थी। हानम आप यहाँ आती रहिएगा प्लीज़, मैं आपको मिस करूँगा। हानम चाय का घूंट भरती कप उठाते सोफे पे बैठी और उसके बाल बिगाड़े। हाँ क्यों नहीं, अगर दादो इतने मज़े की चाय मुझे पिलाएंगी तो मैं ज़रूर आऊँगी। बिल्कुल ज़रूर बेटा, बस तुम यहाँ आना जाना मत छोड़ना, मैं तुम्हें याद करूँगी बहुत। उनकी इतनी मोहब्बत देख हानम आसूदा सा मुस्कुराई कि ज़ियान का फ़ोन रिंग हुआ। अरे दादो, वो भाई का फ़ोन आ रहा है। ज़ियान ने कहते कॉल रिसीव की। भाई, मैं आपको ही फ़ोन करने वाला था, आज दादो का एक्सीडेंट। ज़ियान ने इतना ही बोला था, दादो ने हाथ के इशारे से उसे मना किया। क्या? दादो का एक्सीडेंट? कहाँ हैं वो? तुम लोग कहाँ हो? वो ठीक हैं? जावियार के सवालों की भरमार लग गई थी कि ज़ियान ने मस्कीन शक्ल बनाकर दादो को देखा। दादो ने उसे घुरी से नवाजा। वो भाई एक्सीडेंट होते होते बचा है अब।
ہم گھر آ گئے ہیں۔ زیان نے اٹکتے اٹکتے اپنا بقیہ جملہ ادا کیا۔ میں آتا ہوں گھر، زاویار نے کہتے کھٹاک سے فون بند کیا تھا۔ زیان نے فون رکھتے تھوک نکلا تھا۔ کیا ضرورت تھی زاویار کو بتانے کی؟ بلا وجہ پریشان ہو جائے گا اب، اور تمہیں اس سے الگ ڈانٹ پڑے گی۔ دادو نے زیان کو ڈانٹا، جبکہ خانم خاموشی سے ان دونوں کی شکل دیکھ رہی تھی۔ جب زیان نے مسکین سی شکل بنائی، ارے ارے آپ دونوں تو ایسے ڈر رہے ہیں جیسے کوئی شیر آ رہا ہے۔ خانم نے ان دونوں کی پریشانی دیکھ کر کہا، پریشانی ہی ہے آپی، المیر بھائی بھی یہاں نہیں ہے، بھائی تو مجھے بہت ڈانٹیں گے۔ ارے تم فکر نہیں کرو، میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے ایسے لوگوں کو ہینڈل کرنا، آنے تو دیکھ لیں گے تمہارے بھائی کو بھی کون سے جنگل کے شیر ہیں۔ خانم کے کہنے پر زیان کو تھوڑا حوصلہ ہوا، لیکن وہ جانتا تھا زاویار واقعی غصے کے معاملے میں شیر ہے۔ دادو کے لیے وہ بہت پوزیٹو تھے، اور زاویار کا تو غصہ بھی تیز تھا۔ اسے صرف المیر ہی ہینڈل کرتا تھا جو یہاں نہیں تھا۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی جب خانم کا موبائل رنگ ہوا۔ فون کی ایک نظر دیکھتے اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ فون اٹھاتے وہ ایک طرف ہوئی، بولیں اس کے تاثرات فوراً بدلے تھے، گھر پہنچ ورنہ تیرے بھائی کی چمڑی ادھیڑ دوں گی میں۔ سامنے سے جو الفاظ کہے گئے تھے انہیں سن خانم کے تاثرات سرد ہوئے تھے، آنکھوں میں غصہ صاف تھا۔ اگر میرے بھائی کو ہاتھ لگایا تو آپ کے ہاتھ توڑنے میں مجھے دیر نہیں لگے گی۔ خانم کی دھمکی سن سامنے سے دل جلاتا سرد کہکا لگا تھا، گھر پہنچ، سامنے والے نے چیخ کر کہا تو خانم غصہ ضبط کرتی فون کھٹاک سے بند کرتے باہر کی طرف بھاگی تھی۔ خانم بیٹا کہاں جا رہی ہو؟ دادو نے اسے پریشانی سے دیکھتے پوچھا تو وہ تھمی۔ دادو مجھے بہت ضروری کام آ گیا ہے، میں آپ سے پھر ملوں گی، خانم نے ان کے گلے لگتے کہا تو زیان نے بھی پریشانی سے اسے دیکھا۔ آپی کوئی مسئلہ ہے تو میں آپ کی مدد کروں، آپ پریشان لگ رہی ہیں۔ نہیں زیان، میں چلتی ہوں، پھر ملاقات ہوگی، خانم نے سنجیدہ لہجے میں کہا، اور اللہ حافظ کہتے وہ بھاگی تھی۔ سکندر ہاؤس سے نکلتے اس نے تھوڑا آگے جا کر رکشہ لیا تھا اور بیٹھتے وہ وہاں سے نکلی تھی۔ جب اسی لمحے زاویار کی گاڑی کراس ہوتے سکندر ہاؤس میں انٹر ہوئی تھی۔ گاڑی میں یارم اور زاویار دونوں تھے۔ گاڑی پارک کرتے وہ دونوں اترتے اندر کی طرف بھاگے تھے۔ جب زاویار نے کال کی تھی اس وقت یارم اور وہ گاڑی میں ہی تھے، اور دادی کے ایکسیڈنٹ کا سن یارم اور زاویار دونوں ہی بے حد پریشان ہو گئے تھے۔ جب سے دوستی تھی تب سے ہی یارم کا آنا جانا تھا، اور دادو اسے بہت پیار کرتی تھیں اور اسے بھی دادو سے انسیت تھی۔ وہ دونوں بھاگے ہوئے اندر گئے تو دادو صوفے پر ہی بیٹھی تھیں، جبکہ زیان پریشانی سے ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ دادو آپ ٹھیک ہیں؟ زاویار ان کے پاس آ کر بیٹھا اور ان کا چہرہ ہاتھوں کو تھام کر دیکھنے لگا۔ ارے میرا بیٹا میں بالکل ٹھیک ہوں، ایک کھروچ بھی نہیں آئی مجھے۔ یہ زیان تو کچھ زیادہ ہی بڑھا کر بولتا ہے، پتہ ہے نا تمہیں؟ دادو نے مصلحتاً بات سنبھالنے کی کوشش کی، کیونکہ زاویار کے ساتھ یارم بھی تھا جو پریشان سا انہیں دیکھ رہا تھا۔ آپ ٹھیک ہیں نا دادو؟ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ ڈاکٹر کی کوئی ضرورت تو نہیں ہے؟ یارم نے پریشانی سے پوچھا تو وہ مسکراتے نفی میں سر ہلا گئیں۔ نہیں یارم بیٹا، تم آؤ بیٹھو نا، اتنے دنوں بعد آئے ہو، میں نے تمہیں بہت یاد کیا، دادو نے یارم سے کہا تو وہ بھی ہلکا سا مسکراتا ان کے پاس آ بیٹھا۔ میں نے بھی، سر جھکاتے وہ سر پر ان کا شفقت بھرا ہاتھ پا گیا۔ دادو آپ کو اس عام بازار میں دھکے کھانے کی کیا ضرورت تھی؟ کتنے ملازم ہیں اس گھر میں، اور آپ پھر بھی ان سب کو چھوڑ کر وہاں چلی گئیں؟ کہاں ہے یہ سب؟ چھوڑوں گا نہیں میں انہیں، زاویار کہتا غصے میں اٹھ کھڑا ہوا۔ دادی بھی پریشانی سے اسے دیکھنے لگیں۔ زیان نے تھوک نکلا، جبکہ یارم بھی سپاٹ چہرہ لیے خاموش تھا۔ کہاں ہو تم سب؟ باہر آؤ، آصف، ریحان، سلمہ۔ زاویار کی گرجدار آواز پر وہ سب بھاگے بھاگے آئے تھے۔ جی صاحب۔ گھر کے ملازم بھی زاویار کے غصے سے ڈرتے تھے۔ اس گھر میں ایک یہی انسان تھا جس کو بلا کا غصہ آتا تھا، اور پھر اس کے قہر سے کوئی نہیں بچتا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں سب جمع ہو گئے تھے، جبکہ ماتھے پر پسینے کے قطرے بھی نمودار ہونے لگے تھے۔ کس بات کے پیسے لیتے ہو تم لوگ؟ حرام نہیں کماتا میں جو تم لوگوں کو مفت کے پیسے دوں۔ سامان باندھو اپنا اور نکلو یہاں سے۔ زاویار نے سلمہ اور ریحان کی طرف اشارہ کیا تو سلمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صاحب میں نے کیا کیا ہے؟ آپ میری غلطی تو بتائیں۔ سلمہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے کھڑی ہوئی، جبکہ زاویار قہر ڈھاتی نظروں سے اسے اور باقی سب کو دیکھ رہا تھا، جبکہ ریحان بھی پریشان سا اسے دیکھنے لگا۔ تمہیں یہاں مفت کی روٹیاں توڑنے کے لیے نہیں رکھا میں نے، تمہارے ہوتے ہوئے دادو اکیلے کیسے گئی باہر؟ تم کیوں نہیں گئی؟ سلمہ پر دھاڑتے کہا۔ اور تم کہاں تھے؟ تم ان کے ساتھ کیوں نہیں گئے؟ اب کی بار ریحان کی طرف اشارہ تھا۔ یہ سب دیکھ دادو غصہ سے کھڑی ہوئی۔ کیا ہو گیا زاویار بیٹا؟ ان لوگوں کی کوئی غلطی نہیں ہے، میں خود گئی تھی۔ سلمہ بیچاری نے تو کہا تھا مجھ سے، میں نے ہی اسے منع کیا تھا۔ اور ریحان کو کیوں ڈانٹ رہے ہو؟ میں نے خود کہا تھا کہ میں زیان کے ساتھ جاؤں گی۔ دادو نے اتنا ہی کہا تھا کہ زاویار نے پلٹ کر پیچھے خاموشی سے کھڑے زیان کو دیکھا تو اس کی خونخوار نظریں دیکھ زیان نے تھوک نکلتے اپنی نظریں ادھر ادھر گھمائیں، جبکہ ان سب میں
यारम टांग पर टांग जमाए इतने इत्मीनान से बैठा था, संजीदा तासरात लिए जैसे कोई शो चल रहा हो। आउट एवरीवन। जावियार के कहते ही सारे मुलाजिम अपनी जान बचाते वहां से भागे थे, जबकि जावियार अब खामोश नजरों से जियान को देख रहा था। दादो ने भी अपना माथा पीटा, वो क्या करती इस सरफिरे इंसान का। इसे एक संभालने वाला यहाँ था नहीं और दूसरा ऐसे बैठा था जैसे वो यहाँ मौजूद ही ना हो। तुम्हारे होते हुए भी ये हादसा हुआ, शर्म नहीं आई तुम्हें? अपनी मस्तियों में मगन रहते हो, दादो का ख्याल नहीं रख सके तुम? जावियार दबी दबी आवाज में चीखा तो जियान अपनी जगह से उछला। भाई, मैं सामान गाड़ी में रख रहा था, पीछे देखा तो वो ट्रक वाला था। वो हानम आपी ने दादो को बचा लिया था, इन्हें कुछ नहीं हुआ। जियान ने जावियार को संजीदा देख गड़बड़ाते हुए बमुश्किल अपना जुमला मुकम्मल किया। तो जावियार का दिमाग तो सिर्फ ट्रक पर अटका था। ट्रक का नंबर नोट किया था तुमने? जावियार ने सर्द आवाज़ में पूछा। नहीं भाई, मैं घबरा गया था, भूल गया। उसकी बात पर जावियार का दिमाग घूमा था। डैमेट, किसी काम के नहीं हो तुम। अगर तुम इस ट्रक वाले का नंबर नोट कर लेते तो आज वो मुझसे बचता नहीं। और दादो, आप इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हैं? आइंदा आप ऐसे बाजार वगैरह अकेली नहीं जाएंगी, वरना मुझसे बात मत कीजिएगा। जावियार गुस्से से कहता अपने रूम में चला गया था, जबकि वहाँ दादो भी परेशानी से बैठते वापस सोफे पे बैठी थी और जियान की भी शक्ल ऐसी थी जैसे अभी रो देगा। यारम बेटा, तुम ही समझाओ इसे, इतनी सी बात पर ऐसे परेशान या गुस्सा नहीं करते बेटा, दादो ने कहा। तो यारम ने एक नज़र जियान को देखा और फिर दादो को। मैं क्या कह सकता हूँ दादो, वो बिल्कुल ठीक कह रहा है। आप नहीं जानती, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। इस सब में उसका ये रद्द-ए-अमल नॉर्मल था। अगर उसकी जगह मैं होता तो मैं भी यही करता। यारम ने सुकून से जवाब दिया था। जब जियान और दादो ने उसका चेहरा देखा, जो बेतहाशा हुस्न का मालिक था, लेकिन उतना ही अंदर से सख्त और सर्द था। दोनों दोस्त एक से बढ़कर एक हैं। अलमीर भाई कहाँ हैं आप? जियान धीमी आवाज़ में मिनमिनाते अपने कमरे की तरफ चला गया था, क्योंकि जावियार और यारम ज़्यादातर एक ही शख्सियत के मालिक थे, जबकि अलमीर इन दोनों से यकसर मुख्तलिफ था। चलें दादो, मैं भी चलता हूँ, आनी वेट कर रही होंगी। यारम वक्त देखते उठ खड़ा हुआ तो दादो भी मुस्काती उठी। ठीक है बेटा, ख्याल से जाना, अल्लाह हाफिज़। वो उसके सर पर हाथ रखते बोली तो वो भी सर झुकाता वहाँ से रवाना हुआ। लीजा राना और असफंद राना के दो बच्चे थे और दोनों ही फ़िलहाल पाकिस्तान से बाहर थे। बड़ा बेटा श्याम असफंद राना, जो 26 साल का था, और उसके बाद एक बेटी अर्शिया असफंद राना, जो अभी 24 साल की थी। असफंद राना की फैमिली काफ़ी मॉडर्न थी, जो अपने मज़हब से काफ़ी परे थी। जुमा नमाज के अलावा और रमज़ान के चंद रोज़ों के अलावा वो लोग इस सब में इतना मशगूल ना थे। असफंद राना एक बहुत बड़े नामवर बिजनेसमैन थे, लेकिन उनके दोनों बच्चे इस फील्ड में ना आए थे और ना उन्होंने खुली छूट दी थी उन्हें कि वो एक मॉडर्न बाप थे। उनका बेटा जो लंदन गया था मज़ीद पढ़ने, इंसानों की साइकी पढ़ने का हुनर श्याम राना में पाया जाता था और इसी सिलसिले में वो आला तालीम चाहता था। अब आती है बारी उनकी बेटी अर्शिया राना की, जो एक मशहूर फैशन मॉडल थी। पाकिस्तान में उसका एक नाम था, जो बेतहाशा खूबसूरती की मालिक थी। उसकी माँ लिजा राना, जो अंग्रेज़ थी, लेकिन असफंद साहब से मोहब्बत के बाद उन्होंने इस्लाम कबूल करते शादी कर ली थी और अर्शिया राना हूबहू अपनी माँ की कॉपी थी। उसके असल सुनहरी बाल, जो ज़्यादातर अंग्रेज़ों के हुआ करते थे, बस कंधे से 3 इंच नीचे तक आते थे, क्योंकि उसे बड़े बाल पसंद ना थे, और उसकी सुनहरी शहद रंग की आंखें, जो बिल्कुल उसके बालों के रंग की तरह चमकती थीं, सफ़ेद रंगत और खूबसूरत फिगर की मालिक थी। अर्शिया राना, जिसे अपनी खूबसूरती पर बेतहाशा गरूर था, और वो एक मगरूर और मशहूर मॉडल थी, जो आज ही इटली से वापस आ रही थी। हे मॉम, अर्शिया की आवाज़ सुनते लिजा मुड़ी थी और मुस्कुराकर अपनी बेटी को देखा था। वो खुद इस वक्त पार्टी में जाने के लिए रेडी खड़ी थी, आसमानी रंग की साड़ी पहने। उन्होंने अर्शिया को देखा, जो टाइट जीन्स पहने इस पर सफ़ेद रंग की टी शर्ट पहने हुए थी, जिसकी आस्तीनें उसके बाजू तक आती थीं। सुनहरे बाल कंधों से ज़रा नीचे आ रहे थे और सुनहरे शहद रंग की आंखों में इस वक्त शदीद थकन सवार थी। पीछे मुलाजिम भी उसके बैग सामने अंदर आ रहे थे। हाय मेरा बच्चा, कैसे हो तुम? लिजा बेगम उसके गले लगते बोली। मैं ठीक हूँ मॉम, आप कहीं जा रही हैं? अर्शिया ने सवाल किया। वो इस शदीद थकन के बावजूद भी अपनी माँ के साथ बैठकर बातें करना चाहती थी। वो पूरे 1 महीने बाद आई थी इटली से। जी बेटा, पार्टी में जाना है, मुझे पता होता तुम आ रही हो तो मैं कैंसिल करवा देती। लिजा बेगम ने मुस्कुराकर उसे कहा तो अर्शिया भी बस मुस्कुराई। वो अच्छी तरह जानती थी कि अगर वो बता भी देती तब भी उसकी माँ पार्टी कैंसिल ना कर दी। एक बात नहीं, आप जाएं। कोई बात नहीं, मैं भी काफ़ी ज़्यादा थक गई हूँ, आपसे सुबह मुलाकात हो जाएगी, अर्शिया ने कहा। तो लिजा ने भी सुकून का सांस लिया। ओके बेटा, ख्याल रखना अपना, मैं लेट हो रही हूँ, बाय। लिजा बेगम कहते वहाँ से जा चुकी थी। जब अर्शिया की नज़रों ने इन्हें गाड़ी में बैठने तक देखा था,
वो फीका सा मुस्कुराती कदम अपने कमरे की तरफ बढ़ा गई, लेकिन फिर रुक कर मुलाजमीन की तरफ पलटी। बाबा कहाँ हैं? अर्शिया ने वक्त देखकर सवाल किया कि ये वक्त ऑफिस का तो नहीं था। मैडम, वो सर कल ही अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पर गए हैं और 1 हफ्ते के लिए, मुलाजमा ने बताया तो वो सर हिलाती अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। ऐसी ही थी उसकी फैमिली। बड़ा भाई तो 3 साल से लंदन में था। माँ को पार्टी से फुर्सत नहीं रहती थी और बाप हमेशा ऑफिस के काम में मसरूफ़ रहता था, तो कभी दोस्तों में मगन। शायद वो सब अपनी अपनी ज़िंदगी में जी रहे थे। उनकी ज़िंदगी में फैमिली जैसा कुछ ना था। वो जितना भी चाहती थी कि वो अपने डैड और मॉम के साथ बैठे बातें करे, उतना ही उसके माँ बाप अपने आप में मगन रहते थे। ये सब देखते अर्शिया ने भी खुद को अपने लाइफ में मगन कर लिया था। अपने आप को अपने ख्वाब की ताबीर के लिए सर्व कर दिया था। वो चाहती थी वो पाकिस्तान की बेहतरीन और बड़ी मॉडल्स में से एक हो, और उसके लिए उसने बहुत जतन करके वो मुकाम हासिल कर ही लिया था जहां इस इंडस्ट्री में उसका नाम जाना जाता था और माना जाता था। अर्शिया अपने रूम में आई और कपड़े लेते वॉशरूम में बंद हुई। थोड़ी ही देर में बुड़बड़ाते हुए वो वाइट ट्राउज़र और पिंक शर्ट पहनते बाहर निकली। जब उसका फ़ोन रिंग हुआ, काफ़ी देर मोबाइल बजता रहा, जिसे इग्नोर करते वो अपने हाथों पर क्रीम लगाते इग्नोर कर गई थी। फिर फेस पर मॉइस्चराइज़र लगाते वो बेड पर आकर बैठी। एक नज़र मोबाइल को देखा तो उस पर 10 मिस कॉल और 15 मैसेज आए हुए थे। सब इग्नोर करते उसने एक नंबर पर कॉल मिलाई, जो 2 बेल के बाद तीसरी पर उठा लिया गया। हे डार्लिंग, कहाँ हो? फ़ोन उठाते ही सामने से एक मर्दाना आवाज़ आई थी, जिसे सुनते अर्शिया ने आंखें घुमाई थीं। मैं तुम्हारी डार्लिंग नहीं हूँ शिज़, अर्शिया ने बेजारी से जवाब दिया था, जिसे सुन शिज़ हंसा था। मुझे इतने चीप नामों से मत पुकारा करो। मैं घर आ गई हूँ, काफ़ी थकी हुई हूँ। डायरेक्टर से बात हो गई थी मेरी, कल मेरा शूट है, उसके बाद तुमसे मिलती हूँ। अपने ऊपर ब्लैंकेट डालते उसने लेटते हुए जवाब दिया था। थकन से आंखें बंद हो रही थीं। ओके बेबी, कल मिलते हैं, शिज़ ने मज़ीद उसे चिढ़ाया था, जिस पर अर्शिया ने तपते बिना जवाब दिए फ़ोन काट दिया था। शिज़ और अर्शिया 4 साल से दोस्त थे। शिज़ की नज़र हमेशा से उस पर थी, क्योंकि अर्शिया राना जैसी बोल्ड और हसीन लड़की किसी को नहीं चाहिए थी। और इसी तरह एक बार शिज़ उसे प्रपोज़ भी कर चुका था, जिसका जवाब में अर्शिया ने स्पाट चेहरा लिए उसे साफ मना कर दिया था। अर्शिया राना अपने नाम की तरह आसमानों पर रहने वाली लड़की थी, जिसकी अना और ख़ुद पसंदी उसे हमेशा आसमानों पर रखती थी। वो बेतहाशा बोल्ड सही, लेकिन इसने कभी किसी मर्द को खुद तक आने की रसाई नहीं दी थी। वो जैसी भी थी अपने किरदार की खरी थी। अपने काम में वो जुनून की हद तक संजीदा थी। उसे अपना एक नाम बनाना था इंडस्ट्री में और इस मुल्क में, जबकि वो 24 साल की उम्र में ही पाकिस्तान की नामी मशहूर मॉडल्स की लिस्ट में आ गई थी। और दूसरा, अर्शिया राना की नज़र जिस पर ठहर जाए, ऐसा इंसान अब तक उसको मिला ही नहीं। उसने हमेशा अपने आगे पीछे घूमने वाले मर्द ही देखे थे, जो उसकी खूबसूरती के आगे पीछे चले जाते थे, और अपनी खूबसूरती के पीछे घूमने वाले मर्दों से उसे बेहद चिढ़ थी। वो हद से ज़्यादा मगरूर, ज़िद्दी, खुद पसंद और शिद्दत पसंद थी। उसे अपने आगे हर इंसान की खूबसूरती कम लगती थी, और अगर उसे कोई शय पसंद आ जाती तो वो एड़ी चूटी का जोर लगाते उसे हासिल करके ही सांस लेती। शायद वो मोहब्बत की तरसी हुई थी, इसलिए चीज़ों में और गैरों में मोहब्बत ढूंढती थी, और ये तलब उसकी शदीद होती जा रही थी, उसका जुनून बनती जा रही थी। उसका ये मानना हो गया था कि जो चीज़ पसंद आ जाए उसे हासिल कर लो, और वो ऐसा ही करती थी, और यही तलब आगे जाकर उसके लिए अज़ाब बनने वाली थी। ये थी राना फैमिली की मगरूरियत भरी ज़िंदगी। अपनी ज़िंदगी में कामयाबी, पैसा और शहरत हासिल करने के बाद यहाँ के अफराद मगरूर हो गए थे, जिन्हें एक ठोकर दरकार थी। ये आप क्या कर रही हैं? छोड़ें ज़ैद को। हानम ने जैसे ही घर में कदम रखा तो सामने आलिया बेगम, जो उसकी फूफो भी थी, इन्हें ज़ैद को पीटते देखा तो वो अपना बैग फेंकते दौड़ी हुई अंदर आई थी। ये तेरा मिसना भाई मेरी अलमारी से पैसे चुराकर बाहर से अपना पेट भराया, और उसे क्या लगा कि मैं अपने पैसों का खाया इसको हज़म होने दूंगी। आलिया बेगम हाँफती ज़ैद से दूर हुई तो हानम ने झुकते अपने 12 साल भाई को उठाया, जिसकी नाक से खून बह रहा था। आप इंसान हैं या डाइन? आपको शर्म ना आई एक मासूम बच्चे को चंद पैसों के एवज मारते हुए? हानम ने रोते हुए गुस्से भरे लहजे में आलिया से कहा, तो वो हूँ कहते जहरीले तासरात लिए ज़ैद को दिखने लगी, जो तकलीफ से करहा रहा था। चल तू निकाल पैसे, जॉब ढूंढने गई थी ना, निकाल मेरे 1000 रुपये। हानम ने गुस्से से पलटकर इन्हें देखा तो वो गड़बड़ाई। 1000 रुपये के पीछे आप मर रही थी? हाँ। हानम ने अपना बैग कंघाला, जिसमें से एक 1000 का नोट और एक 500 का नोट पड़ा था। 1000 का नोट निकालते वो आलिया बेगम के मुंह पर फेंक गई। पकड़ें इसे, और आइंदा अगर इन चंद पैसों के पीछे मेरे भाई पर अपनी गंदी नज़र उठाई तो अल्लाह कसम आपकी उम्र का और हर रिश्ते का लिहाज भूलते इसी डंडे से कीमा बनाकर बाहर कुत्तों के सामने डाल दूंगी। याद रखना आलिया बेगम।
हानम की चीख पर आलिया बेगम उछलते दूर हुई और 1000 का नोट उठाती अपने कमरे में चली गई। ये घर 3 कमरों पर मुश्तमिल था, जिसमें आफिंदी साहब और उनकी बेगम नौरीन रहा करते थे। उनकी शादी को 8 साल हो गए थे, लेकिन उनकी कोई औलाद नहीं थी। जब एक दफ़ा रात को वो किसी शादी से वापस आ रहे थे और रात के अंधेरे में इन्हें रोड पर सफ़ेद गद्दे में लिपटी एक बच्ची मिली, जो भूख से बिलबिला रही थी। आफिंदी साहब और नौरीन जल्दी से बाइक से उतरते उसके पास गए। आसपास देखा तो कोई नहीं था। नौरीन ने जल्दी से बच्ची उठाते अपने सीने से लगा ली थी, जो एक नरम हिसार मिलते ही खामोश हो गई। वो इस बच्ची को अपने साथ ले आए थे। बहुत पता करवाने पर भी कुछ पता ना चला कि वो बच्ची किसकी थी, और इन दिनों में नौरीन को भी इससे बहुत लगाव हो गया था। तो इन दोनों ने यही फैसला किया कि ये बच्ची वो पाल लेंगे। उन्होंने इस बच्ची का नाम बहुत प्यार से हानम रख दिया था। आफिंदी साहब ने अपनी इकलौती बहन की शादी 2 साल पहले कर दी थी, जिसे अब आकर तलाक हो गई थी। वजह उसकी तेज़ जुबान और बेसब्री थी, और अब भी वो आफिंदी नौरीन और हानम के साथ रहती थी। लेकिन उसे ये बीच सड़क पर पड़ी बच्ची से कोफ्त होती थी, जैसे उसका भाई रोड पर से उठाकर ले आया था और अब इस बच्ची का बाप भी बन गया था। हानम को घर लाने के भी 10 साल बाद अल्लाह ने आफिंदी साहब और नौरीन को आखिर खुशियाँ दिखाईं और उनकी गोद भरते इन्हें बेटे से नवाजा, जिसका नाम उन्होंने जैद रखा। जैद के आने के बाद वो हानम और जैद को एक सा प्यार करते, इन्हें बेतहाशा मोहब्बत थी हानम से। इन दोनों ने कभी हानम और जैद में फ़र्क नहीं किया था। फिर एक दिन आया जब आफिंदी और नौरीन एक एक्सीडेंट में मर गए। हानम और जैद की हालत बेहद ख़राब थी कि वो दोनों तो यतीम हो गए थे। माँ और बाप दोनों का साया एक साथ छुट गया था। जबकि इस सब के बाद आलिया, जो पहले ही तलाक के बाद से बहुत बदजुबान और चिड़चिड़ी हो गई थी, वो अब मज़ीद हो गई थी। हानम, जैद और आलिया अब साथ ही रहते थे। हानम को नाजायज़ होने के ताने वो अक्सर दे दिया करती थी, जिससे इस बच्ची के जहन पर क्या असर हो रहा था उसे कोई नहीं जानता था। वो अक्सर खामोश हो जाया करती थी। आलिया की नज़र में हानम की ज़ात बहुत हक़ीर थी, अलबत्ता जैद ख़ुद उनसे चिढ़ा रहता था। वजह उसकी बहन की नाकदरी थी, जो आलिया सुबह शाम किया करती थी। इसलिए जैद की बदजुबानी पर आलिया को उससे भी नफ़रत हो गई थी। आफिंदी साहब ने उसे तालीम दिलवाई थी। वो किसी तरह के एहसास कमतरी का शिकार नहीं होने देना चाहते थे। हानम को इसलिए बेतहाशा मोहब्बत के साथ पाला था। लेकिन उनके जाने के बाद हानम ने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी थी। उसके बाबा का ख्वाब था, ये उसने उनकी सारी सेविंग्स लगा दी थी, जबकि वो जैद की पढ़ाई का जिम्मा भी उठाए हुए थी। लेकिन अब जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, पैसों की किल्लत पड़ती जा रही थी और उसके लिए उसे लाजमी किसी ना किसी कहीं जॉब की ज़रूरत थी, वरना बिल और खाने पीने के अखराजात कहाँ से भरती वो। अलबत्ता टीचिंग की जॉब से इसको घर चलाने के लिए काफ़ी नहीं थी अब, जो वो कब से करती आ रही थी, क्योंकि उसकी सैलरी आते ही आधी आलिया के हाथ में चली जाती थी। बाकी वो महीना के खाने पीने चलाने के काम नहीं आ पाती थी। उसे अपनी तालीम के हिसाब से जॉब चाहिए थी अब, ताकि कुछ तो हाथ आए। तुम्हें क्या ज़रूरत थी इसे चंदी चोर औरत के पैसे चुराने की? अगर पैसे चाहिए थे तो मुझसे कहते, मैं तुम्हें दे देती, लेकिन इस तरह किसी के पैसे नहीं चुराते जैद। हानम ने कुछ गुस्सा और कुछ परेशानी से कहा तो वो मुस्कुराया। मेरे पास पैसे होते ना, मैं तब भी इसके पैसे चुरा कर ही खाता, जैद ने हंसते हुए कहा। तो हानम ने उसे घूर कर देखा। तुम सुधर जाओ, वरना किसी दिन आलिया की तरह मैं भी डंडा लेकर शुरू हो जाऊंगी, समझे? अपनी ये जिस शक्ल पर इतराते हो ना, इसको बिगाड़ दूंगी, गली के कुत्ते भी नहीं पहचान पाएंगे। हानम की बात पर जैद उठते उसके गले लगा। आप इतनी स्ट्रांग और इतनी हिम्मत वाली हो ना कि सबसे मुझे प्रोटेक्ट कर लोगी। मुझे ये आलिया फूफो जैसे लोगों से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास मेरी बहन है, मेरी हानम है, जैद ने उसे गले लगा के कहा। तो हानम की आंखों में नमी झिलमिलाने लगी, लेकिन वो खामोशी से आंसुओं का गला घोंट कर पीछे हुई। ये लो मेडिसिन लो और खाकर सो जाओ, थोड़ा आराम आ जाएगा। और हाँ, आइंदा इस जाहिला औरत से भिड़ने की ज़रूरत नहीं है। हानम बोलती अपना उसका तारुफ स्कार्फ सर से उतारती वॉशरूम में बंद हो गई थी। ये थी हानम और जैद की कहानी, जो रोज़ सुबह जॉब ढूंढने से शुरू होते रात को एक दूसरे को तसल्ली देते ख़त्म होती थी। यारम को घर आते आते रात के 11 बज चुके थे। उसने घर में कदम रखा तो सना बेगम को सोफे पे बैठा अपना इंतज़ार करते पाया। उसे देखते वो माथे पे बल डाल गईं। यारम, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी, इतना लेट क्यों आते हो बेटा? यारम ने इन्हें देखा, जो सादा से सूट में सर पर दुपट्टा नमाज स्टाइल में ओढ़े हुए थी। इन 5 सालों में वे कहाँ से कहाँ पहुँच गया था, लेकिन अगर कुछ ना बदला था तो वो था उनका वक्त, उनकी किस्मत। सना बेगम की सादगी और यारम का दिल, जो जिंदा था या मर चुका था, ये वो नहीं जानता था, लेकिन वो अब हर एहसास से आरी हो चुका था। सीने में धड़कता दिल खामोशी से अपना काम करता था, लेकिन फिर भी सामने खड़ी ज़ात को देख वो झूठी मुस्कुराहट चेहरे पर सजा गया, जो झूठी भी सिर्फ उन्हीं के सामने खिलती थी।
आनी मैं खा लेता हूँ, आप क्यों मेरा इंतज़ार करती हैं? आप बताएं, आपने खा लिया या फिर मेरे इंतज़ार में भूखी बैठी हैं? यारम ने उनके गिर्द बाजू हाइल करते इन्हें हिसार में लिया। तुम्हारे बगैर कहाँ मेरे हलक से निवाला उतरता है बेटा? आनी, मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ जो आप इतना परेशान होती हैं, और खाने के मामले में कोई समझौता नहीं, आपको दवाइयाँ भी लेनी होती हैं। और ये सफ़िया कहाँ है? सफ़िया, यारम ने नरमी से सना बेगम से कहते सफ़िया को आवाज़ दी थी, जो दौड़ी दौड़ी आई थी। खाना लगाओ फ़ौरन, मैं बस 5 मिनट में आ रहा हूँ। यारम सना बेगम को डाइनिंग पर बिठाता अपने कमरे की तरफ चला गया था। पीछे सना बेगम ने खामोशी से उसकी पुश्त को देखा था। यारम ने अंदर आते अपना कोट उतारते बिस्तर पर रखा था, फिर टाई उतारता वो विंडो ग्लास साइड कर गया, जो चिड़िड़ की आवाज़ से खुलता गया। आस्तीन कोनियों तक मुड़ते उसने स्विमिंग पूल के साफ शफाफ पानी को देखा था। नजरें वहीं टिकी किसी गहरी सोच में मगन थी। सामने लहराते मंजर को देख उसने अपनी आंखें बंद की थीं। तुम्हारे पास कुछ नहीं है सिवाय इस खूबसूरत शक्ल के। तुम्हें क्या लगता है एक हसीन ज़िंदगी गुजारने के लिए सिर्फ ज़ाहिरी खूबसूरती काफ़ी होती है? अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए पैसा चाहिए होता है यारम सुल्तान, जो तुम्हारे पास नहीं है। यहाँ तक कि तुम खाते भी मेरे घर का हो। पहले जाओ पैसा कमाओ, फिर रोहा खावर को दिल देना। मेरे लिए कोई शहजादा आएगा तुम जैसा नहीं, जिसकी बाइक भी हर 2 दिन बाद ख़राब हो जाती है। जहन में इस लड़की के अल्फाज आज भी जिंदा थे, कानों में उसके लहजे की कड़वाहट आज भी गूंज रही थी। यारम ने बेसाख्ता आंखें खोली, नीली आंखें गुस्से की शिद्दत से सुर्ख हुई थीं। रोहा खावर, आज मेरे पास सब कुछ है, सब कुछ। आओ और देखो यारम सुल्तान गौरी आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। शदीद नफरत है मुझे तुमसे। आज अगर तुम इन आंखों को देख लोगी तो इसमें तुम्हें सिर्फ मौत दिखेगी, तुम्हारी मोहब्बत की मौत, जिसका कत्ल करके तुम जा चुकी हो। दांतों पर दांत जमाए यारम का एक एक लफ्ज़ पत्थर पर लकीर था। उसकी आंखों से नफरत टपक रही थी। रोहा खावर के लिए गहरी सांस भरते उसने अपने सफ़ेद शर्ट के बटन खोले थे और उसे उतारता वो बिस्तर पर फेंकता अपने कसरती वजूद को आईने में देखने लगा। बाजू फूले हुए थे, जबकि हरी नीली नसें जगह जगह उभरी हुई थीं। हाथों की मुट्ठी कसते उसने खुद को देखा था, जहां गर्दन से लेकर हथेली तक नसें उभर कर आ गई थीं। नीली आंखों में इश्तियाल जमा हो गया था। अपने आप को ज़रा देखो, कोई एक थप्पड़ मार दे तो गिरकर दोबारा खड़े होने की हिम्मत नहीं है तुम में। बस शक्ल से ही हसीन हो तुम, वरना तुम में कुछ ऐसा खास नहीं कि कोई लड़की तुम पर अपना दिल हार दे। अब खूबसूरत शक्लों पर गुजारा होने से तो रहा। यारम के कानों में फिर उसके अल्फाज गूंजे थे कि वो जबड़े भींचते खुद को देखने लगा। आज हर लड़की की चाह में यारम सुल्तान गौरी, लेकिन तुम जैसी लड़कियों को यारम सुल्तान देखना भी पसंद नहीं करता। अब मैं दोनों हाथों को ड्रेसिंग टेबल पर टिकाए वो झुकते नीली आंखों में देख सर्द तंजिया अंदाज से मुस्कुराया था। मुझे पता है एक दिन तुम ज़रूर आओगी लौट कर, और उस दिन तुम्हारी आंखों में वो तड़प देखूंगा मैं जो 5 सालों पहले मेरी आंखों में थी। शिद्दत से इंतज़ार रहेगा मुझे उस दिन का। यारम की आंखें आग उगल रही थीं और ऐसी आग में वो हर रात जलता था। इन 5 सालों में यारम सुल्तान पत्थर हो गया था। ना जाने आगे उसके नसीब में क्या लिखा था। पत्थर से मोम टकराएगा या पत्थर से पत्थर टकराते उसे मजीद तोड़ देगा। जहां इस्लामाबाद जैसे शहर में लोग अपनी ज़िंदगी में रंग भरने में लगे थे, उसे खुशहाल करने में लगे थे, वहीं इस शहर से कुछ मील दूर एक छोटे से घर में एक ज़ात सारी सारी रात रोते अपने रब से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते रोती थी। लेकिन शायद उसकी ज़िंदगी में ही उसकी सज़ा का तयन हो चुका था, और ये सज़ा उसने अपने लिए खुद चुनी थी। रात के साए तले एक गाड़ी पोर्च में आते रुकी। वो शख्स मजबूत कदम उठाता बाहर निकला और अपनी खूबरू शख्सियत के साथ घर में कदम रखे। लाउंज से दाएं तरफ मुड़ते उसका रुख कमरे की तरफ था, जहाँ की लाइट्स अभी तक जल रही थीं। उसने चाबी घुमाई और कमरे का दरवाज़ा खोला तो वो जो जाए नमाज पर बैठी रो रही थी, उसके कदमों की चाप और दरवाजे के खुलने की आवाज़ सुनते कांप गई थी। उसने कमरे में कदम रखा तो वो लम्हे से पहले जाए नमाज से उठती आंखें फाड़े, आंखों में आंसू भरे उसे देखने लगी, जो मुस्कुराता हुआ कमरे के अंदर आया और पीछे दरवाजे को बंद कर दिया। जीन्स की पैंट पर हरे रंग की हाफ स्लीव्स की टी शर्ट पहने, हाथ में थामी सिगरेट से गहरा कश लेते वो चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट सजाता हुआ उसके करीब आने लगा तो वो रोते हुए पीछे होने लगी। काली गहरी आंखों में सफाकियत थी, जबकि वो गलीज नजरें उस पर गाड़ गया। वो उसे देखने लगा जो सफ़ेद रंग की कमीज शलवार पहने, सर पर दुपट्टा बांधे, आंखों के नीचे हल्के और माथे पर पड़ा वो जख्म। ओह, ये जख्म जान, तुम क्यों मुझे मजबूर करती हो कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव करूं? इतने सालों में तुम्हें अब तक मेरी कुर्बत की आदत नहीं हुई। वो कांपती हुई दीवार से लगी हुई रोते हुए नफ़ी में सर हिलाने लगी तो वो उसके करीब होता दीवार से हाथ टकाते उसका दुपट्टा उतारकर एक तरफ फेंकते हुए बोला,
दुपट्टा उतारने से वो सुनहरी बाल चेहरे पर आए। वो इन बालों को हाथ में लेता हुआ देखने लगा, जो पहले कमर तक आते थे लेकिन अब सिर्फ गर्दन से थोड़ा नीचे तक आते थे, टेढ़े मेढ़े कटिंग की सूरत में, जो इसी इंसान ने गुस्से में काटे थे। आज असाब पर बहुत थकन सवार है, आओ बैठो। वो उसका हाथ पकड़ते खींचता हुआ बिस्तर पर लाकर छोड़ा और उसे बिठाया। जो ज़बरदस्ती खिंची हुई कांपती उसके पास आ बैठी थी। तो प्लीज़ मुझे मुझे बख्श दो, जाने दो प्लीज़। इतने नरम रवैया देखते वो हिचकियों से रोते हुए बोली तो उसकी नरमी फ़ौरन गुस्सा में बदली। उसके बालों को दबोचते वो उसे करीब कर गया। यही वजह है जो तुम्हारे साथ ऐसा सलूक कर रखा है। अगर तुम खुद सुकून से रहती तो आज तुम ऐश करती। चेहरे पर सर्द मुस्कुराहट लिए आंखें फाड़े वो चबा चबा कर बोला था, मैं तुम्हें आज़ादी देता, पैसा देता, लेकिन नहीं, तुम्हें तो बस मुझसे छुटकारा चाहिए था। मेरी जान, तुम्हें यही भुगतना है रोज़। वो तकलीफ से कराह रही थी लेकिन वो आराम से अपना जुमला मुकम्मल करता, उसमें मगन होने लगा था। हाथ में जलते शोले से कश लगाते धुआं उसके मुंह पर छोड़ा तो वो बुरी तरह खांसने लगी, लेकिन वो मुस्कुराते बार बार कश लेते उसके मुंह पर धुआं छोड़ने लगा, जिससे उससे सांस लेना मुहाल होने लगा और वो बुरी तरह झिटपटाने लगी। तो प्लीज़ प्लीज़ निकाह कर लो या मुझे जान से मार दो, लेकिन मुझे बख्श दो। मैं ये असियत बर्दाश्त नहीं कर सकती, प्लीज़। वो आवाज़ों से रोती चीखती उसकी मिन्नतें करने लगी, जबकि उसके बार बार दोहराए जाने वाले अल्फाज फिर से सुनते उसके दिमाग फिरा था। पीछे होते उसने उस लड़की के मुंह पर 2 थप्पड़ मारे थे, जिससे वो एक तरफ जा ढलकी थी। 5 सालों से एक ही बात की रट लगा रखी है, मेरे पास भागी भागी आई थी ना, तो अब यही तेरी ज़िंदगी है। प्यार करती थी ना मुझसे, बोल। वो उसके बाल खींचते चीखा था जब वो तकलीफ से कराहती रोते खुद को छुड़वाने लगी, लेकिन मुंह से कुछ ना बोली। तो अब कर प्यार, वो रह सारी ज़िंदगी मेरे साथ। वैसे भी तुझ जैसी लड़कियों की कोई इज्जत नहीं होती। तुझे कौन अपनी इज्जत बनाएगा, पागल। जब मेरा दिल तुझसे भर जाएगा तो मैं तुझे अच्छी पार्टी को बेच दूंगा। तू भी खुश, मैं भी खुश। सर्द सा कहका लगाते वो दरिंदा ये कहते उसे नोचने लगा था। सिगरेट के शोले को कभी उसकी गर्दन पर मसलता तो कभी उसके बाजू पर लगाता। वो तड़पती खुद को छुड़वाने के लिए पागलों की तरह मुज़ाहमत कर रही थी, चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन अब उसका कोई फ़ायदा नहीं था। इस इंसान से वो खुद को कभी नहीं छुड़वा सकती थी। वो मर क्यों नहीं जाती, उसे मौत क्यों नहीं आ जाती। उसकी कुर्बत में तड़पते वो बस यही सोचती, हर बार मरती थी और फिर आँख खुलते अपनी सांसों को चलता देख वो पागलों की तरह चीखती रोती थी, लेकिन कोई उसकी सुनने वाला नहीं था। मोहब्बत से पेट नहीं भरता यारम, पैसा ज़िंदगी के लिए सब कुछ होता है। उस दरिंदा की कुर्बत में तड़पते उसे वो अल्फाज याद आए थे जो उसने यारम सुल्तान से कहे थे, एक दिन तुम्हारे पास सब कुछ होगा रोहा खावर, लेकिन तुम मेरी पाकीज़ा मोहब्बत को तरसोगी। यारम के अल्फाज याद करते उसकी आंखों से लड़ियों की सूरत आंसू गिरे थे, जिन्हें मीचते उसने खुद को कोसा था। कहाँ वो अजीम इंसान था और कहाँ ये दरिंदा। वो सख्ती से चिल्लाती रही, चीखती रही, लेकिन दूर दूर तक कोई उसकी ज़ात पर रहम खाने वाला नहीं था।